तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। कल आपने सुना किस तरीके से दुबई में अतवादी क्रिमिनल्स भगौड़े शरण लेते हैं। क्या कारण थे उसके पीछे, क्या तंत्र मंत्र चलता था, वो आपने सुना। आज मैं बताऊंगा इसी किस्म का दुनिया का एक और सबसे बड़ा अड्डा, जहां पे दुनिया भर के क्रिमिनल्स शरण लेते हैं और वो भी ऑफिशियली, कानूनी तौर पे ऐसे लोगों को शेल्टर दिया जाता है जो उनके अपने देश हैं, मूल के जो उनके देश हैं, वहाँ से बड़े बड़े क्राइम्स में शामिल होने के बाद उनको सरकारी सरपरस्ती दी जाती है और उस देश का नाम है यूनाइटेड किंगडम, यूके, और उसकी राजधानी लंदन। ये बहुत बड़ा एक अड्डा है अंतर्राष्ट्रीय भगौड़ों का। आजकल शायद वहाँ की सरकार को थोड़ी समझ आने लगी है और कानून में कुछ चेंजेस करने की बात हो रही है, वो भी हम आज के इस किस्से में डिस्कस करेंगे। यूनाइटेड किंगडम, या जिसको हम लोग बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में ब्रिटेन भी कह देते हैं, वो तीन कंट्रीज़ को मिला के यूनाइटेड किंगडम बना है। ब्रिटेन, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये तीनों को मिला के एक कंट्री बना, उसका नाम यूनाइटेड किंगडम रखा। लेकिन पूरी डोमिनेंस जो है वो ब्रिटेन की है, जिसकी राजधानी लंदन में है। तो वहाँ पे आज से नहीं, सदियों से, जब से ब्रिटिश एम्पायर चल रही थी, आधी दुनिया में अंग्रेज़ों की हुकूमत होती थी, तब से बड़े बड़े वार क्रिमिनल्स, अपने कंट्री में राज तख्ता पलटने वाले लोग, इंटरनेशनल स्मगलर्स और मर्डरर्स, उनको बड़ी सोची समझी साजिश के नीचे हमेशा ही लंदन में पनाह मिलती रही है। तो उसी किस्म से हिंदुस्तान के भी बहुत सारे लोग आज के दिन में भी इंग्लैंड में बैठ के, लंदन में बैठ के हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसी तरह कुछ और मुल्कों के खिलाफ भी काम कर रहे हैं लोग। आपको याद होगा पिछले दिनों में, 2-3 साल पहले, 3-4 बड़े बड़े भगौड़े हिंदुस्तान में हज़ारों करोड़ों रुपए का बैंक फ्रॉड करके, देश के बैंकों को लूट के, इन्वेस्टर्स को लूट के, जिनमें ज़्यादातर लोग बड़े बिजनेसमैन थे, सोने के, हीरे के व्यापारी, डायमंड ट्रेडर्स, बोर्सेस के मेंबर और बड़े बिजनेसमैन जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, उसके पहले ललित मोदी, जो बहुत बड़ा एक किस्म की धोखाधड़ी करके गया, जिसको देश ने भगौड़ा करार दे दिया। ये सब लोगों को संरक्षण मिला कहाँ पे? इंग्लैंड में, लंदन में। इसी तरह उसके पहले भी इकबाल मिर्ची का किस्सा आपको मालूम है, कैसे कितने बड़े ड्रग सिंडिकेट को चलाने वाला, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला, टेरर एक्टिविटीज़ में जिसका नाम आया, वो शख्स लीगली केस जीत के आराम से इंग्लैंड में रहता रहा अपने मरने तक, जो उसकी नेचुरल डेथ हुई। उसी तरह नदीम सैफी, गुलशन कुमार मर्डर केस का आरोपी, जो आज भी उस केस में वांटेड है, लेकिन इंग्लैंड की कोर्ट ने उसको बेकसूर करार दे दिया कि उसके खिलाफ केस चलाने का कोई ठोस सबूत भारत सरकार या हमारी सीबीआई के पास नहीं है। उसी तरह बहुत से लोग, दाऊद इब्राहिम कितने साल लंदन में रहा ब्लास्ट के पहले, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में वांटेड थे, उनको भी पनाह दी गई इंग्लैंड की राजधानी में। यही बात नहीं है, उसके पहले अगर इतिहास देखें, आपको याद दिलवा दूँ मैं, बहुत कम लोगों को ये किस्सा कहानी मालूम होगी। पंजाब के एक पूर्व मंत्री हुआ करते थे डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान। 1967 में 67 में वो पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर हुआ करते थे। एक टांडा उड़बड़ करके इलाका है होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से एमएलए जीत के आए थे। प्रोफेशन से
डेंटिस्ट थे, दांतों के डॉक्टर थे, लेकिन पॉलिटिक्स में आ गए। तो 1969 में जब 67 में 68 में लक्ष्मण सिंह चीफ मिनिस्टर बनते हैं, गिल गुरनाम सिंह की सरकार को छोड़ के, तो 18-19 MLA अकाली पार्टी छोड़ के इंडिपेंडेंट ग्रुप बनाते हैं और कांग्रेस की मदद से सरकार चलाते हैं, मिनॉरिटी गवर्नमेंट जो 9-10 महीने चली। उस सरकार में डॉक्टर जगजीत सिंह वित्त मंत्री बने, फाइनेंस मिनिस्टर। तो वहाँ से फाइनेंस मिनिस्टर के बाद 9 महीने के बाद वो सरकार गिर गई। 69 में दोबारा इलेक्शन होती है जिसमें डॉक्टर जगजीत सिंह अपनी इलेक्शन जो है MLA की वो हार जाते हैं। उसके बाद वो खालिस्तान के अलंबरदार बन जाते हैं। पहला शख्स पंजाब का पहला पॉलिटिशियन जिसने इंडिपेंडेंट खालिस्तान की एक देश की बुनियाद रखी। उसके पहले भी कुछ इस किस्म की बातें चलती थी, लेकिन वो सिख स्टेट तक महदूद थी। लोगों ने डॉक्टर कपूर सिंह जैसे जो विद्वान लोग थे, सिख हिस्टोरियन थे, IAS ऑफिसर थे, उस किस्म के कुछ लोगों ने एक इंडिपेंडेंट सिख स्टेट की बात की थी। सिख स्टेट बड़ी लिबरल किस्म की आइडियोलॉजी है, उसमें कट्टरवाद नहीं है। इस तरह जो सिखिज़्म है उसको लेके उन्होंने ये बात मांग की थी, लेकिन कभी कोई वायलेंस का या खून खराबे की बात उन्होंने नहीं की। लेकिन डॉक्टर जगजीत सिंह ने 1969 से लेके जो एक पूरी दुनिया भर में एक प्रचार किया कि सिखों को खालिस्तान चाहिए, और वो डिमांड आहिस्ता 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 इतना ज़ोर पकड़ने लगी कि संत भिंडरांवाले और दूसरे अकाली लीडर्स, बहुत सारी जथेबंदियाँ बनी, खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन आर्मी, सिख स्टूडेंट फेडरेशन, तो इस किस्म के खालसा ब्रिगेड, दल खालसा, तो बहुत सारी संस्थाएं बनी खालिस्तान की क्रिएशन के लिए, और उनका सबसे बड़ा लीडर रहा डॉक्टर जगजीत सिंह। आप देखिए कि जो आदमी हिंदुस्तान से भाग के इंग्लैंड में शरण लेता है एज अ पॉलिटिकल असाइलम कि मेरे ऊपर बीइंग अ सिख हिंदुस्तान में तशद्दुद हो रहा है, जुल्म हो रहा है, इसलिए मैं भाग के यहाँ आया हूँ आपकी शरण में। और आप देखिए कि इंग्लैंड की सरकार की फिराक दिली, उस शख्स को एक इंडिपेंडेंट घर दिया जाता है, उसके ऊपर एक बोर्ड लगाने की इजाज़त दी जाती है, खालिस्तान रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान, उसका बोर्ड लग जाता है, एक खालिस्तान का झंडा लग जाता है, और बरतानिया सरकार उसको कहीं भी ट्रैवल करने का पूरे UK में एक फ्री रेल पास देती है। इंग्लैंड की पार्लियामेंट में उसको एक कमरा दिया जाता है कि तुम यहाँ पे बैठ के अपने लोगों के हक प्राप्त करने के लिए यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। और वहाँ से वो आदमी पाकिस्तान जाता है, जहाँ पे उस ज़माने के जो उनके आर्मी जनरल थे, बाद में प्रेसिडेंट भी रहे याहिया खान, वो उनको वहाँ पे उनका खैर मकदम करते हैं। और वहाँ से उनको जो कुछ खालिस्तानी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए लोग जो पाकिस्तान में रहते थे, उनके साथ उनकी मुलाकात होती है। और पाकिस्तान की सरकार, हुकूमत डॉक्टर जगजीत सिंह को कुछ शस्त्र, कुछ रेलिक्स गुरुओं के, जो हमारे जो सिख गुरुओं के साथ जुड़े हुए थे, वो रेलिक्स उनको दे देती है। उनको लेके डॉक्टर जगजीत सिंह इंग्लैंड में जाते हैं और सिखों के हीरो बन जाते हैं कि देखो, जो गुरुओं की यादगारें भारत सरकार पाकिस्तान से मांग रही थी उनको नहीं दी गई, वो मैंने पाकिस्तान से लेके आया हूँ, तो वो हीरो बन गए। इसी किस्म का काम विजय माल्या ने भी किया था, अगर आपको याद हो। बरतानिया से टीपू सुल्तान की तलवार जो थी, द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, वो विजय माल्या ने इंग्लैंड से लाया और कर्नाटका में एक तरीके से वो हीरो बन गया। तो ये लोग इस किस्म के काम करते हैं ताकि लोगों में इनकी एक छवि बनी रहे
और उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते रहे। और देखिए कि 1984 में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है, उसके बाद 12 जून को डॉक्टर जगजीत सिंह की बीबीसी एक इंटरव्यू लेता है लंदन में। और बीबीसी उस ज़माने में दुनिया की सबसे बड़ी टेलीविज़न कंपनी थी, न्यूज़ चैनल थी। उसमें पूछा गया कि अब ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद क्या आपको लगता है कि दिल्ली में इंदिरा गांधी की सरकार गिरेगी? तो डॉक्टर जगजीत सिंह ने ऑन रिकॉर्ड, ऑन टेप ये कहा कि देखिए, अब कुछ आने वाले दिनों में जो इंदिरा गांधी और उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया जाएगा, उनकी गर्दन काट दी जाएगी। और आपको सबको मालूम है कि 31 अक्टूबर 84 को इंदिरा गांधी की हत्या होती है। लेकिन उस इंटरव्यू के बाद थैचर गवर्नमेंट जो थी, मैडम मार्गरेट थैचर जो प्राइम मिनिस्टर थी यूके की, उन्होंने कुछ बंदिशें लगानी शुरू की डॉक्टर जगजीत सिंह के कि आप अपने हद से बाहर मत जाइए, जो हमारे देश का कानून है उसके तहत रह के बयानबाजी कीजिए। लेकिन तब तक इट वाज टू लेट। तो डॉक्टर जगजीत सिंह ने इंग्लैंड में बैठ के खालिस्तान की क्रिएशन की घोषणा कर दी, खालिस्तान के पासपोर्ट इशू कर दिए, खालिस्तान की करेंसी इशू कर दी और खालिस्तान की 3-4 कंट्रीज़ में एम्बेसी बना दी। और मज़ेदार बात यह है कि कुछ लोगों की मदद से एक इक्वेडियन बैंक में, इक्वेडर जो कंट्री है वहाँ के एक कंट्री में एक बैंक अकाउंट भी खालिस्तान सरकार का, द गवर्नमेंट ऑफ खालिस्तान के नाम से खाता भी खोल दिया। तो ये इस किस्म की कार्रवाइयाँ ये शख्स इंग्लैंड में बैठ के करता रहा, हिंदुस्तान के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रचता रहा, देश को टुकड़े करने के लिए, खालिस्तान बनाने के लिए। पूरा जो उसका हेडक्वार्टर था वो लंदन का एक घर था। इसी तरह जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जो कश्मीर की आज़ादी के लिए काम कर रहा था, अल्ताफ़ हुसैन उसको चलाता था। उसको भी इसी किस्म की फैसिलिटीज़ बरतानिया सरकार ने लंदन में दे रखी थी। और वो आदमी पाकिस्तान से वांटेड था, पाकिस्तान सरकार के ख़िलाफ़ काम करता था। कश्मीर को इंडिपेंडेंट आज़ाद बनाने के लिए लंदन से बैठ के प्रचार करता था। कहा तो ये भी जाता है कि जैसे डॉक्टर जगजीत सिंह को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी मदद करती थी, उसी तरह हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी अल्ताफ़ हुसैन की मदद किया करती थी। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन इन लोगों ने लंदन में बैठ के बरतानिया की, यूके की धरती को इस्तेमाल किया अपने कंट्रीज़ की सरकारों के ख़िलाफ़, लोगों के ख़िलाफ़ काम करने के लिए। तो ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी है डॉक्टर जगजीत सिंह की, कैसे एजेंसीज क्रिमिनल्स को टैकल करती हैं। वो मैं आपको डिटेल में फिर कभी सुनाऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है डॉक्टर जगजीत सिंह की ज़िंदगी का। उसकी कहानी जगजीत सिंह की यहाँ ख़त्म इसलिए करते हैं कि 2001 में, देखिए, इतने साल हिंदुस्तान के खिलाफ काम करने के बाद 2001 में भारत की सरकार, जब शायद अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, वो उसकी सब पुरानी कार्रवाइयों को माफ़ कर देते हैं, उसको रिप्रीव दे देते हैं कि आप आइए और हिंदुस्तान में आइए, आपके खिलाफ कोई केस नहीं चलेगा। जो सेडिशन चार्जेस, देश के खिलाफ गद्दारी के चार्जेस, देश को नुकसान पहुंचाने के चार्जेस, वो जो सब लगे थे, केस वापस ले लिए गए। और 2001 में तकरीबन 21 सालों के बाद डॉक्टर जगजीत सिंह वापस पंजाब आ जाता है। तो और 2004 में उनकी शायद कहीं डेथ हो जाती है। तो इस किस्म से एक इंटरनेशनल टेरर ऑर्गेनाइजेशन का चीफ किस तरीके से लंदन की धरती पे आज़ादी से ऑपरेट करता रहा। अब देखिए, आजकल
जो इंग्लैंड का कानून, उसका कारण एक ये भी था कि ब्रिटानिया सरकार ने एक कानून बनाया था, गोल्डन वीज़ा रूल। जो भी पैसे वाला बिजनेसमैन 2 मिलियन पाउंड्स, 20 लाख पाउंड का इंग्लैंड में बिजनेस लेके जाता है, इन्वेस्ट करता है, उसको एक स्पेशल वीज़ा मिल जाता है जिसको गोल्डन वीज़ा कहते थे। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल थी जो हैरल्ड्स डिपार्टमेंटल स्टोर है लंदन का, जिसके मालिक इजिप्शियन फैमिली थी, फाहिद फैमिली। उस उन्होंने वो लंदन का स्टोर पूरा पुराने ओरिजिनल ब्रिटिश लोगों से खरीद लिया और उसको चलाते रहे। और आपको याद होगा जो प्रिंसेस डायना की जो रोड एक्सीडेंट में फ्रांस में पेरिस में जो डेथ होती है, उसके साथ उसी फाहिद का बेटा डोडी फाहिद साथ में था। उन लोगों ने भी बिजनेस दे के इंग्लैंड का वीज़ा लिया था। इसी तरह हिंदुस्तान के 28 अमीर लोग ऐसे हैं बिजनेसमैन जिन्होंने पैसा दे के 2 मिलियन पाउंड्स इन्वेस्ट करके वीज़ा लिया हुआ है। इसी तरह रशियन माफिया के सैकड़ों लोग लंदन में रह रहे हैं इसी किस्म का गोल्डन वीज़ा लेके, जो बेसिकली स्मगलर, ड्रग डीलर्स, माफिया ऑपरेटर्स, अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज़, वो लोग इंग्लैंड में सेटल हुए हैं। इस तरह पाकिस्तान के बहुत से लोग। इसी तरह LTTE जो श्रीलंका में इंडिपेंडेंट स्टेट मांगती थी संस्था, उसके बहुत सारे कार्यकर्ता लंदन में आज भी सेटल्ड हैं जिन्होंने पैसा दे के वो गोल्डन वीज़ा लिया हुआ है। अब एक सरकार जो सिर्फ पैसे के लिए वीज़ा दे देती है, ये नहीं देखती कि इस आदमी ने पैसा कमाया कैसे है। मनी लॉन्ड्रिंग का जो सबसे बड़ा धंधा होता है वो इसी तरह होता है कि इलीगल कमाई की हुई को इन्वेस्ट किया जाए लीगली। तो उसमें इंग्लैंड हमेशा मदद करता रहा है और दुनिया का तकरीबन सबसे बड़ा क्रिमिनल्स को शेल्टर देने का सेंटर जो है वो लंदन बना हुआ है। और कल आने वाले दिनों में आपको जो दूसरे ऐसे कंट्रीज़ हैं जैसे थाईलैंड हुआ, उसी तरह इंडोनेशिया हुआ, मलेशिया हुआ, साउथ अफ्रीका, नॉर्वे तक जैसे कंट्री, इनका भी आपको मैं बताऊंगा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल इंटरनेशनल लॉज का इस्तेमाल कैसे करते हैं और कैसे अपनी इल गॉटन वेल्थ जो होती है, जिसको हम आम भाषा में हराम की कमाई कह देते हैं, उसको वाइट कैसे करते हैं, उससे धंधे कैसे चलाते हैं। ये इंटरनेशनली बहुत बड़ा रैकेट है। और आज तक हम सरकारों ने बड़े बड़े दावे किए कि 100 दिन में नीरव मोदी वापस आ जाएगा, 6 महीने में वापस आ जाएगा। अभी 2 साल के ऊपर हो गए, अभी तक तो वापस आया नहीं। ना विजय माल्या वापस आया, ना इनका एक और आदमी था चोकसी, वो वापस आया, वो कहीं और कंट्री में बैठा है। तो मतलब कमाल की बात है कि इतने बड़े बड़े दावे करने के बाद भी हमारी सरकारें, हमारी एजेंसी ऐसे देश के भगोड़ों को वापस नहीं ला सकती। ये एक कलेक्टिव फेलियर है। ना तो दाऊद वापस आया, ना कभी इकबाल मिर्ची आया, ना नदीम सैफी आया, ना ललित मोदी आया, ना नीरव मोदी आया। तो ऐसा कब तक चलेगा ये आप देखते रहिए। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।